हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम सभी जो है अपने न्यूट्रिशन साइंस के ब्रांच को कवर कर रहे हैं, जिसमें से ज़्यादातर टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। हम सभी जो है लास्ट क्लास की तरफ चल रहे हैं। जल्द ही हमारी क्लास कंप्लीट होने वाली है न्यूट्रिशन साइंस की। और इसके साथ ही साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने जो है पिछले ब्रांच को कभी पढ़ा नहीं है। जो भी आपका होम मैनेजमेंट का क्लास चला है, एक्सटेंशन एजुकेशन का चला, चाइल्ड डेवलपमेंट का चला है, इसके साथ ही साथ टेक्सटाइल का, यानी कि सारे ब्रांच को हमने जो कवर किया है पिछले ब्रांचों को, आज जो हमारी क्लास चल रही है ये क्या है, न्यूट्रिशन साइंस की चल रही है। इसके बाद आप सबके लिए जो है क्या चलने वाला है, जो स्वास्थ्य विज्ञान है, हेल्थ और साइंस है, इसके बारे में क्लास चलने वाली है। ये क्लास चलने वाली है। आप सभी जो है अगर नए हैं चैनल पे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को आप विजिट करेंगे, ऑप्शन आएगा, वहाँ पे चैनल को जब विजिट करेंगे तो आपको वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लाइव वीडियो, प्लेलिस्ट, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो जो भी ब्रांच आपको चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, कोई भी स्टूडेंट एसटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहा है, वो सभी स्टूडेंट के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। वहाँ से आप लोग एक एक करके क्लास को पढ़ सकते हैं। महामैराथन का जो आपको दिया गया प्लेलिस्ट, वहाँ से आप मैराथन की क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। कुछ स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि जो क्लासेस चल रही हैं उसमें जो वीडियो की क्वालिटी कम आ रही है, तो आप लोग अगर आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो अपने फ़ोन की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी भी क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। इसी के साथ अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, जो है अपना पाक कला। सभी महिलाएं, सभी लड़कियां जो है अपने लाइफ का, यानी कि अपनी दिनचर्या का, जो भी लाइफ है, अपनी लाइफ के जो दिनचर्या के कार्य हैं उसमें से ज़्यादातर टाइम कहाँ व्यतीत करती है, किचन में व्यतीत करती हैं। हमने खाद्य पदार्थों को पढ़ा, विभिन्न प्रकार के मसालों को पढ़ा। अब बात आती है कि जो भी खाद्य पदार्थ है उसे पकाया कैसे जाएगा। खाद्य पदार्थों को आपने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ लिया, मसालों के बारे में पढ़ लिया, उसमें रंग इत्यादि के वर्णक के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ना है कि उसको पकाया किस प्रकार से जाएगा, किन विधियों के द्वारा हम किस प्रकार के खाद्य पदार्थों को पकाएंगे और किस प्रकार से हम खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले उन पोषक तत्वों को क्या करेंगे, सेव कर पाएंगे, बचा पाएंगे। ठीक है। आप लोग एक एक पॉइंट टू पॉइंट उसको नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा। देखिएगा यहाँ पे पाक कला, या इसे पाक शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, कुकिंग मेथड जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। खाद्य पदार्थों को पकाने की कला पाक कला कहलाती है। ये बात समझ में आया आपको। देखिएगा यहाँ पे इसे पाक कला से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे सरल क्वेश्चन है कि पाक कला कला है या फिर विज्ञान है। तो ऑप्शन में दोनों देंगे, और इसके साथ ही साथ अगर ये अलग अलग ऑप्शन दिया है, पाक और कला दोनों अलग अलग ऑप्शन में दिया है, तो एक ऑप्शन आपको ये भी देखने को मिलेगा कि दोनों सही है। क्या इसमें से दोनों सही है? तो आप उसमें से दोनों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो पाक कला है वो कला और विज्ञान दोनों ही है। आगे बात करेंगे कि आखिर हम किसी भी खाद्य पदार्थ को अगर पका रहे हैं, उनकी विधियों को पढ़ रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे पाक कला का उद्देश्य अगर बात करें तो ये खाद्य पदार्थों को सुपाच्य व स्वादिष्ट बना देता है। जब भी हम खाद्य पदार्थों को पकाते हैं, उससे जो भोजन है, खाद्य पदार्थ है, वो पाचन योग्य हो जाता है, और इसके साथ ही साथ जो खाद्य पदार्थ है वह स्वादिष्ट भी लगता है। आप कच्चे कोई भी खाद्य पदार्थों को अगर ग्रहण कर रहे हैं तो आपको वो स्वाद नहीं मिलता है, वो टेस्ट नहीं आता है, लेकिन पका पकाया खाद्य पदार्थ जब आप ग्रहण करते हैं तो आपको जो है वहाँ खाद्य पदार्थ को खाने में स्वाद पता चलता है, एक स्वाद आता है, स्वादिष्ट लगता है खाद्य पदार्थ। आगे है विभिन्नता। जब भी हम खाद्य पदार्थ को पकाते हैं तो विभिन्नता भी देखने को मिलती है। हमने भी इसके पहले वाले टॉपिक में भी आपको बताया है कि जैसे ये खाद्य पदार्थ है हमारा, उसमें विभिन्नता हमें लाना है, तो हम पकाने का भी कार्य कर रहे हैं। अगर आप गेहूं का आटा खाएंगे तो सिर्फ आटा ही खाएंगे। ठीक। कोई आटा खाता है? नहीं खाना चाहिए, कच्चा होता है, नुकसान करता है। हम उसको अपने शरीर के लाभदायक के लिए क्या करते हैं, पकाते हैं। और पका रहे हैं तो क्या हर रोज़ हम एक ही आइटम बनाते हैं? उसमें विभिन्नता लाते हैं, जिससे कि
खाद्य पदार्थों में अलग अलग विभिन्नता जब आ जाती है तो खाने वाले व्यक्ति का इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, रुचि बढ़ जाती है, भूख बढ़ जाती है, खाद्य पदार्थों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। गेहूं के आटे कच्चे खाएंगे तो सिर्फ आटा आप खाएंगे, लेकिन अगर उसको पका के खाते हैं तो रोटी भी खा रहे हैं, पराठा भी खा रहे हैं, हलवा भी खा रहे हैं। इसके प्रकार से आपको मैदा भी गेहूं से ही प्राप्त हो रहा है, सूजी भी उसी से प्राप्त हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं उससे विभिन्नता ले आती हैं। आगे है पौष्टिकता। पौष्टिक तत्व पकाने से इसके बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा रोगाणु नष्ट। कुछ उसमें ऐसे रोगाणु हैं जो आपके शरीर के लिए हानिकारक हैं, वो रोगाणु जो है पकाने के बाद नष्ट हो जाते हैं। आगे है एंजाइम। रोगाणु नष्ट हो रहे हैं। इसमें जो खाद्य पदार्थ आपको दाल वगैरह बताया गया, इसमें जो विषाक्त तत्व वगैरह पाए जा रहे हैं वो सभी कैसे नष्ट होते हैं? जब उनको पकाया जाता है तब नष्ट होते हैं। इसके बाद एंजाइम है। पकाने में इसमें एंजाइम भी कार्य करता है जो आपके शरीर में खाद्य पदार्थों को पचाने में सहायता प्रोवाइड करता है। विषाक्त तत्वों का नष्ट होना, ये भी हमने बताया कि जो से विषाक्त तत्व पाए जा रहे हैं। आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताइए कि दाल में किस प्रकार का विषाक्त तत्व पाया जाता है, ये आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, देखिएगा विषाक्त तत्वों का नष्ट होना, दुर्गंध जो आ रही है नष्ट होना। चिचिड़ा वगैरह की जो सब्जियां बनती हैं, अगर उसको आप नॉर्मली अगर देखते हैं तो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है, चेंज रहती है। कच्चा मांस वगैरह रहता है, कहीं पे अगर कट भी रहा है तो एक अजीब सी स्मेल आती है। लेकिन जो व्यक्ति उसको खाते हैं तो क्या वो गंधयुक्त खाते नहीं, उसको पकाते हैं, उसमें विभिन्नता लाते हैं, उसमें जो उसकी दुर्गंध है उसको दूर करते हैं, उसमें एक अच्छी सी सुगंध ले आते हैं पकाने के थ्रू। तो इस प्रकार से उसमें दुर्गंध को नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाह्य रूप आकार में परिवर्तन किया जा रहा है, रंगों में परिवर्तन किया जा रहा है और उस खाद्य पदार्थ के आकर्षण को बढ़ाया जा रहा है। किस विधि से? पाक कला विधि से, यानी खाद्य पदार्थों को पकाने के थ्रू इन सभी उद्देश्यों की हम पूर्ति करते हैं। आगे देखिएगा, जब हम बात करते हैं खाद्य पदार्थों को पकाने की तो वो किस प्रकार के विधियों के द्वारा पकाया जाता है। खाद्य पदार्थ आप हर रोज़ पका रहे हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के आइटम्स जब आप रसोई में बनाते हैं तो उनके लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपको विधियाँ जो मुख्य रूप से बताई गई हैं, जल के द्वारा, वसा के द्वारा, वायु के द्वारा और वाष्प के द्वारा। ये प्रमुख रूप से अगर पूछे जाए तो ये 4 विधियाँ होती हैं कि जल, वाष्प, वसा और वायु, ये 4 विधियां हैं प्रमुख रूप से। लेकिन इन 4 विधियों के अंतर्गत भी ढेर सारी विधियां आती हैं। हम आपको उस खाद्य पदार्थों के थ्रू बताएंगे कि किस विधियों में किस प्रकार के खाद्य पदार्थों को पकाया जा रहा है। देखिएगा एक एक करके और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करिएगा। बाकी थियरी जो हम आपको समझा रहे हैं उसको समझते जाइएगा। देखिएगा, जल के द्वारा जब हम किसी खाद्य पदार्थ को पका रहे हैं उसकी भी 3 विधियां पाई जाती हैं। ठीक है, देखिएगा, एक होता है बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब है उबालना। जब हम खाद्य पदार्थ को उबाल रहे हैं आप किसी खाद्य पदार्थ को, तो इसका जो टेम्परेचर होता है जल को हम उबाल रहे हैं वो पकने लगता है। पानी रखे हैं आप, वो पक रहा है आँच पे, गैस पे, आग पे रखे हैं, वो पक रहा है। तो जल का जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप सेल्सियस में अगर माप रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में पूछ रहे हैं तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतने पे जल उबलता रहता है। और इस विधि से किस प्रकार के खाद्य पदार्थों को पका रहे हैं वो है चावल, दाल, सूप, विभिन्न प्रकार की सब्जियां इत्यादि हम क्या करते हैं, उबाल लेते हैं। ठीक है, पत्ता गोभी वगैरह की सब्जियां बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको उबाल करके तब पकाते हैं तो और टेस्ट आ जाता है खाद्य पदार्थ में। अगला है सिमरिंग प्रोसेस। जो सिमरिंग मेथड है वो एक जल के द्वारा खाद्य पदार्थ पकाया जा रहा है। इसका हिंदी अर्थ होता है खदकाना। सिमरिंग इंग्लिश है। ज़्यादातर आपसे एग्जाम में इंग्लिश वर्ड पूछा जाता है इन विधियों में, इसलिए हमने इंग्लिश वर्ड आपको बताया है और हिंदी भी बताया है। हिंदी नाम यहाँ पे आपको चेंज भी देखने को मिलते हैं, लेकिन इंग्लिश वर्ड में ज़्यादा चेंजिंग देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आप हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश पर फोकस कीजिएगा। सिमरिंग में जो है जब जल उबलता है तो 95 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से 210 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जल उबलता रहता है। और ये क्या करता है कि अधिकतर जो मुलायम सब्जियां हैं, पालक इत्यादि हो गया, इन सबको उबालने के लिए खदकाने विधि का प्रयोग किया जाता है। और इस विधि के द्वारा क्या लाभ मिलता है, तो प्रोटीन संरक्षण हेतु बहुत ही उपयुक्त होता है। प्रोटीन इत्यादि जो है, विटामिन इत्यादि है, ये सभी में किसी खाद्य पदार्थ को अगर हम पका रहे हैं,
अगर उसको उबाल रहे हैं तो उबालने के बाद उसके तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं अगर उसके जल को हम फेंक दे रहे हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, विटामिन ये सब नष्ट होने लगते हैं। तो इन सभी को पकाने के लिए हम सिमरिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं, जिससे वहाँ प्रोटीन संरक्षण रहे, प्रोटीन का संरक्षण हो सके, यानी कि प्रोटीन को बचाया जा सके। अगला है स्टूइंग प्रोसेस। जो स्टूइंग प्रोसेस होता है इसका मतलब होता है धीमी आंच पर पकाना। इसका जो टेम्परेचर होगा जल का वो कितना होगा, 90 डिग्री सेल्सियस या फिर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आपको सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में बताया गया है। देखिएगा, जब भी हम धीमी आंच पर पकाने की बात करते हैं तो हम जो है अपने बर्तन को खोल करके नहीं, यानी कि उसके जो ढक्कन है, प्लेट है, जिसका भी प्रयोग कर रहे हैं आप खाद्य पदार्थ को ढकने के लिए, उसमें जो है उसको हम प्लेट को हटा करके नहीं पकाते हैं, बल्कि इसमें क्या करते हैं, हम उस बर्तन को जो है खाद्य पदार्थ रखने के बाद उसको ढक करके पकाते हैं और धीमी आंच से पकाते हैं, जिससे वाष्प को भी पैक करके पकाया जा सके। कुकर इत्यादि का प्रयोग आप लोग कर रहे हैं तो इसमें इन सब विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे इसमें बताया गया पहले बंद बर्तन में। और इसमें कटहल, अरबी, आलू, मांस, यानी कि ऐसे जो कठोर चीज़ें हैं इन सबको पकाने के लिए जिस मेथड का हम प्रयोग करते हैं उसे धीमी आंच पर पकाना या फिर स्टूइंग प्रोसेस कहा जाता है। आई बात समझ में? ये हो गया आपका जल के द्वारा पकाने की विधियाँ, उबालना, खदकाना और धीमी आंच से पकाना। इंग्लिश में बॉयलिंग, सिमरिंग और स्टूइंग, ये सारे पॉइंट आप याद करिएगा। अगला है आपका वाष्प के द्वारा पकाना। तो क्या वाष्प जो है जो ऐसे उड़ता हुआ दिखाई था उससे आप खाद्य पदार्थ को पकाएंगे? नहीं, आप जल का प्रयोग करेंगे, लेकिन उस जल में जो है वाष्प निकलेगा, उस वाष्प से आपको खाद्य पदार्थ को पकाना है, डायरेक्टली जल के थ्रू नहीं पकाना है। अभी आपने जो देखा होगा डायरेक्ट जल के थ्रू पकाया जा रहा था, लेकिन हम वाष्प के थ्रू पकाना है, जिसमें देखिएगा वाष्प के द्वारा खाद्य पदार्थ को पकाने की दो विधियां हैं, एक प्रत्यक्ष विधि होती है और एक अप्रत्यक्ष विधि होती है। प्रत्यक्ष का मतलब वो होता है डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष का इनडायरेक्ट। ऐसे खाद्य पदार्थ को जो हम पकाते हैं जो वाष्प के सीधा संपर्क में आता है, हमने नीचे जल रखा है, उसमें से वाष्प निकल रहा है, उस वाष्प में हम खाद्य पदार्थ को किसी भी बर्तन में रख के अगर पका रहे हैं जिसमें वाष्प डायरेक्टली लग रहा है, जैसे इडली, ढोकला, मोमोज, फरा, ये सारी चीज़ जब बनाते हैं हम तो इसमें वाष्प की जो है डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं जिसमें वाष्प डायरेक्टली लग रहा है। वहीं पे अप्रत्यक्ष विधि में ये वाष्प के सीधा संपर्क में नहीं आता है और फिर इसके द्वारा केक, खमन, ये सारी चीज़ों को हम बनाते हैं। ये जब देखते हैं आप केक वगैरह तो इसमें क्या रहता है कि हम बर्तन में जल को रखे हैं, वो जल उबल रहा है, उसके अंदर हम किसी बर्तन में बंद करके खाद्य पदार्थ को रखते हैं और वो जल ऊपर से है, वाष्प बाहर के साइड है, लेकिन उसके अंदर जो एक बर्तन में खाद्य पदार्थ को पैक करके रखा गया वो भी पक जाता है। नॉर्मल एग्जाम्पल अगर आप लोग लें तो देख सकते हैं, जब आप एक ही कुकर में दाल और चावल दोनों को पकाते हैं तो दाल को आप कुकर में रखे हैं, उसमें जल है, वो जल उबल रहा है, लेकिन उसके अंदर किसी बर्तन में करके आप चावल भी डाल देते हैं तो क्या उस बर्तन में डायरेक्टली वाष्प लग रहा है? नहीं लग रहा है। आपने चावल को प्लेट से ढका है, लेकिन उसके चारों तरफ जो जल है, दाल है, वो दाल के वाष्प से अंदर चावल क्या हो रहा है? पक जा रहा है। तो यह विधि क्या है? वाष्प की अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आता है। ये इतना समझ में आया आप लोगों को? आगे देखिएगा, हम बात करेंगे जब वसा के द्वारा हम किसी खाद्य पदार्थ को पकाते हैं, जिसमें से आपको बताया गया है वसा की गहरी विधि, उथली विधि और शुष्क विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको ये बताया जाएगा वसा यानी कि फैट का प्रयोग करें, आप तेल वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं खाद्य पदार्थ को पकाने के लिए, तो इसमें तीन विधियाँ, एक गहरी विधि, उथली विधि और शुष्क विधि, तीनों में डिफरेंट देखिएगा। आप लोग पराठा बनाते हैं, वसा का प्रयोग कर रहे हैं, चिल्ला वगैरह बना रहे हैं, तेल का, वसा का ये प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब आप पूड़ी वगैरह बना रहे हैं, पूड़ी, कचौड़ी, ये सब बना रहे हैं तो ये भी वसा के द्वारा खाद्य पदार्थ पकाया जा रहा है। ये दोनों में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि जब हम किसी खाद्य पदार्थ को पकाते हैं और वह खाद्य पदार्थ वसा में पूरी तरह से डूब गया है, समोसे, पकौड़ी, कचौड़ी, पूड़ी, ये सारी चीज़ें, गुजिया वगैरह जो आप बनाते हैं तो तेल में ये डूबा हुआ रहता है, तो ये क्या है? खाद्य पदार्थों के वसा के द्वारा पकाने की गहरी विधि।
गहरी से याद रखिएगा, जो गहराई में ऐसे डूबा हुआ हो वो वसा के द्वारा गहरी विधि पकाने की होती है। वहीं पे अगर हम उथली विधि का प्रयोग करते हैं, जो उथली विधि है इसमें क्या किया जाता है कि खाद्य पदार्थ की मात्रा अधिक है लेकिन वसा की मात्रा इसमें कम है। इसमें जो है जो खाद्य पदार्थ है वो वसा में डूबा हुआ नहीं होता है। आप तवे पे लगा करके वसा को पका रहे हैं, खाद्य पदार्थ पे लगा कर वसा तब उसे पका रहे हैं, तो ये हो गया आपका उथली विधि। ठीक है, गहरी विधि में आप खाद्य पदार्थ को वसा में डुबो रहे हैं, लेकिन उथली विधि में जो है आप उस खाद्य पदार्थ पर अलग से वसा को लगा रहे हैं। आई बात समझ में? दोनों में डिफरेंट समझ में आया? गहरी विधि को फ्रेंच विधि के नाम से भी जाना जाता है। गहरी विधि में पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे, जलेबी, गुजिया वगैरह जो भी आप देख रहे हैं, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, तेल में वसा में जो है खाद्य पदार्थ को डुबो रहे हैं। दूसरा जो उथली विधि से पराठा, चीला, डोसा, आमलेट, ये सारी चीज़ जो आप बना रहे हैं ये सभी पकाने की उथली विधि है। अगला है शुष्क विधि। शुष्क विधि का मतलब है जब खाद्य पदार्थ स्वयं के वसा के द्वारा पकाया जाता है, यानी कि अलग से वसा नहीं डाला गया बल्कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें अंदर से ही वसा पाई जा रही है, जिसके वजह से वो खाद्य पदार्थ पक जा रहा है। जैसे मूंगफली आप फ्राई कर रहे हैं, ठीक है, खोया पका रहे हैं आप लोग, खोया पकाते हैं तो धीरे धीरे जब लास्ट स्टेज में वो क्या करता है, क्या आप खोवे वगैरह बनाते हैं जब खोया, तो उसमें क्या आप अलग से वसा डालते हैं? नहीं डालते। लेकिन दूध में जो फैट पाया जा रहा है उसी की वजह से जब वो खोया बन के तैयार होता है तो उसमें आप देखते हैं कि वो तली धीरे धीरे बर्तन छोड़ने लगता है, खाद्य पदार्थ बर्तन की तली को छोड़ने लगता है और ये दिखता है कि इसमें वसा है जिसकी वजह से ये तली को छोड़ रहा है। तो जब खाद्य पदार्थ जो है वो स्वयं के वसा के द्वारा पक रहे हैं, जैसे मूंगफली और खोया बताया गया, ये हो गया वसा के द्वारा खाद्य पदार्थों को पकाने की 3 विधियां हो गई। अगला है आपका वायु के द्वारा खाद्य पदार्थों को पकाना। जब वायु मेथड का प्रयोग करते हैं, वायु विधि का प्रयोग करते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से 2 विधियां देखने को मिलती हैं। एक होता है भूनना, दूसरा है भट्ठी या तंदूर में पकाना। भूनना की इंग्लिश होती है रोस्टिंग, भट्ठी और तंदूर में पकाने का मतलब होता है बेकिंग करना, यानी कि बेक करना। रोस्टिंग जो भूनना है इसके भी 3 विधियां बताई गई हैं। सबसे पहले देखिएगा, वायु के द्वारा खाद्य पदार्थों को पकाने की 2 विधियां हैं, जिसमें से भूनना और भट्ठी या तंदूर में पकाना। ये 2 विधियां हैं जिसे इंग्लिश में रोस्टिंग और बेकिंग कह रहे हैं। लेकिन अगर हमें सिर्फ और सिर्फ भूनने यानी कि रोस्टिंग की बात करें तो इसके 3 विधियां हैं। पहला है डायरेक्ट रोस्टिंग, दूसरा इनडायरेक्ट रोस्टिंग और तीसरा है पैन रोस्टिंग। तीनों को समझिएगा। डायरेक्ट रोस्टिंग का मतलब होता है जब खाद्य पदार्थ आंच के जल वाले में, वाष्प वाले में आपने पढ़ा कि वाष्प के सीधा संपर्क में, जल के सीधा संपर्क में, लेकिन यहाँ आप पढ़ रहे हैं वायु मेथड में जो है जो खाद्य पदार्थ है वो आग के सीधा संपर्क में है, डायरेक्ट रोस्टिंग हो रही है। जैसे रोटी हो गया, मक्का हो गया, बाटी इत्यादि हो गया, जो भी आप जो है आग में डायरेक्टली पका रहे हैं, सीधा संपर्क में आ रहे हैं आग के, वो हो गया आपका जो है डायरेक्ट रोस्टिंग। वहीं पे अगर हम इनडायरेक्ट रोस्टिंग की बात करते हैं, इसमें जो है खाद्य पदार्थ आग पे पक तो रहा है लेकिन वो आग के सीधा संपर्क में नहीं आता है। जैसे सैंडविच आप लोग बनाते हैं तो एक इसका बर्तन जो अलग से आता है उसमें आप सैंडविच को रखते हैं और इस तरह से ऊपर से बंद कर देते हैं और उसको आग पे ले जा करके उसको पका लेते हैं। तो खाद्य पदार्थ जो है आप आग पे रखकर पका रहे हैं, लेकिन खाद्य पदार्थ में आग कहीं से अलग से नहीं लग रही है और वो उसी में बंद होकर के वो सैंडविच आपका बन करके तैयार हो जाता है। तो ये हो गया आपका जो है इनडायरेक्ट रोस्टिंग। इसी के साथ ही साथ देखिए लाई है, चूड़ा है, चना, मटर, ये सारी चीज़ें जो है आप जब है कढ़ाई इत्यादि रख करके उसमें जब उसे भूनने का प्रयोग करते हैं, इससे ना ही फैट का प्रयोग किया जा रहा है, ना ही जो है डायरेक्ट आग में आप भून रहे हैं, इन सभी को इनडायरेक्ट रोस्टिंग के मेथड से भुना जा रहा है। तीसरा है पैन रोस्टिंग। पैन रोस्टिंग का मतलब होता है कि जब आप बर्तन में थोड़ा सा वसा का प्रयोग करके, थोड़ा ही, जैसे सब्जी वगैरह कुछ लोग भूनते हैं ना, थोड़ा सा तेल डाल दिया, तड़का लगाया, उसमें खाद्य पदार्थ को, सब्जी वगैरह डालते हैं, उसको भून लेते हैं अच्छे से, तब खाद्य पदार्थ को पका रहे हैं ना। तो ये जब आप उसको फ्राई कर रहे हैं, सब्जी को नॉर्मली जब तड़का लगा रहे हैं उस टाइम पे आप इसका प्रयोग कर रहे हैं। और इसके साथ तो क्या इसमें ज़्यादा वसा का प्रयोग था, इसमें जो सब्जी वगैरह आप तड़का लगा रहे हैं थोड़े ही वसा का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन इसे पैन रोस्टिंग में और एक चीज़ें आ रही हैं कि इसमें अलग से जब वसा डाला जा रहा है, जैसे सूजी हो गया, सूजी आप मार्केट से ले आते हैं तो
तो वैसे नॉर्मली जो है उसको कच्चा ही रहता है, लेकिन उसे थोड़ा सा वसा, फैट, घी या तेल वगैरह डाल करके थोड़ा सा उसको भून लेते हैं, थोड़ा ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम आप उसको क्या करते हैं, हलवा इत्यादि के लिए प्रयोग करते हैं। तो सूजी है, पंजीरी जो पूजा पाठ में होता है उसमें पंजीरी का प्रयोग किया जाता है, तो सूजी, पंजीरी इन सभी के लिए जो हम प्रयोग करते हैं ये भी भूनने का ही काम हो रहा है आग पे, लेकिन इसमें थोड़े से वसा का भी प्रयोग किया गया है, तो ये क्या हो गया, भूनने के अंतर्गत आता है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि शुष्क विधि में भी हम क्या करें, कढ़ाई में ही खाद्य पदार्थ को भून रहे हैं, और पैन रोस्टिंग में भी हम खाद्य पदार्थ को कढ़ाई में भून रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंट क्या पाया जा रहा है। डिफरेंट ये है कि वसा के द्वारा तलने की जो शुष्क विधि है इसमें वसा उस खाद्य पदार्थ का स्वयं का था। मूंगफली में अंदर से वसा है, खोया में अंदर से वसा है, लेकिन जब आप पैन रोस्टिंग की बात करते हैं तो इसमें जो सूजी, पंजीरी इत्यादि में वसा नहीं है, इसमें आप अलग से इसमें वसा का प्रयोग करके खाद्य पदार्थ को जो है रोस्ट कर रहे हैं, भून रहे हैं। आई बात समझ में? आगे देखिएगा, जब भट्ठी या तंदूर की बात करते हैं बेकिंग के द्वारा, तो इसमें भी 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से सबसे पहला है ईंट या चूने की भट्ठी, दूसरा है बिजली की भट्ठी और तीसरा है ग्रिलिंग। ये 3 विधियों का प्रयोग किया गया है। जब हम ईंट और चूने की भट्ठी की बात करते हैं तो इसके द्वारा नान खटाई मार्केट में आप छोटी छोटी बिस्किट की तरह रहता है, भट्ठी में पका करके तुरंत बेचते रहते हैं, वो नान खटाई हो गया, तंदूरी रोटी हो गया, ये सब तंदूर भट्ठी का प्रयोग करके पकाया जा रहा है। आजकल तो तंदूरी रोटी बनाने का नया ही ट्रेंड है, गैस चूल्हे पे आप तवे पे उसको चिपका करके बना रहे हैं। तो ये सारे मेथड जो है प्रयोग आप प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, लेकिन ये सब नॉर्मली अगर बात की जाए तो ये सारी चीज़ें जो है आप भट्ठी में ही पकाते हैं। इसके बाद बिजली की भट्ठी की बात करते हैं तो ओवन जो है, ओवन के द्वारा आप केक, बिस्किट, पेस्ट्री ये सारी चीज़ें जो पका रहे हैं ये बिजली की भट्ठी का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद ग्रिलिंग मेथड है। ग्रिलिंग में जो है छड़ का प्रयोग किया गया होता है। एक छड़ है जिसमें आप मांस वगैरह है लटका के भून रहे हैं, चिकन वगैरह, या फिर आप कभी कभी जो है तार का, छड़ का प्रयोग करके बैगन इत्यादि भून रहे हैं। गांव में आप पुराने समय में देखे होंगे जब क्या होता है कि गन्ने को पेर करके गुड़ बनाया जाता है, उसका रस निकाल के पकाया जाता है, तो जिस भट्ठी में पकाया जाता है लास्ट में आग उसमें बहुत बचती है। जब हम गुड़ को पका लेते हैं, रस को पकाने के बाद गुड़ बना लेते हैं, तो वो जो भट्ठी रहती है जिसमें आग लगा करके उस रस को पकाया गया था, उसमें जो भट्ठी में आग रहती है, उस आग का प्रयोग करने के लिए गांव वगैरह में क्या होता था कि छड़ का प्रयोग करके, छड़ में जो है क्या किया जा रहा था, डाल दिया जा रहा था एक एक गूंथ करके आलू वगैरह, और आलू वगैरह जो है उतने ढेर सारे आग में वो दिखता नहीं था, तो इसलिए उसको तार का प्रयोग करके उसमें एक में आपस में गूंथ करके भट्ठी में डाल देते थे, और उसको उलट पलट के जब उसको भून लेते थे तो उसको निकाल लेते थे। ठीक है, इस छड़ का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, इन सबको भून रहे हैं, तो वो क्या हो, ग्रिलिंग मेथड होता है। आगे देखिएगा, ये सब हो गई आपके जो मुख्य रूप से विधियां बताई गई थी, जल, वसा, वायु और वाष्प। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं, जिसमें से देखिएगा सबसे पहले ब्रेजिंग की बात होती है। ब्रेजिंग ऐसी विधि है खाद्य पदार्थ पकाने की जिसमें हम भूनना और पकाना दोनों ही विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। हम खाद्य पदार्थ को भून भी रहे हैं और बाद में उसे पका भी रहे हैं। जैसे हलवा हो गया, पहले हम कढ़ाई में क्या थोड़ा सा वसा डाल करके हम उसको, जैसे सूजी का हलवा बनाना है तो पहले हम उसको अच्छे से भून रहे हैं, हमने उसको भून लिया, फिर उसमें दूध इत्यादि हम डाल रहे हैं और जो उसमें मटेरियल डालना है वो सब डाल रहे हैं। तो ये हो गया आपका ब्रेजिंग मेथड हो गया। हलवा इत्यादि आप भून रहे हैं फिर उसको पका रहे हैं, तो व्यंजन को तैयार होने तक जो भी प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो गया, ब्रेजिंग विधि हो गई। दूसरा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है इसमें इलेक्ट्रिक रेडिएशन का प्रयोग किया जा रहा है। आप लोग जो है ट्रेंड में जो चल रहा है कैफ़े इत्यादि में आप लोग देखे होंगे, क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ पकाया जा रहा है वहाँ पे एक ऐसे छड़नुमा या फिर लाइटर वगैरह रहता है, उन सब की तरह ही एक रेडिएशन के यंत्र होते हैं जिनको खाद्य पदार्थों पे इस तरह चला करके उसमें से जो आग निकलती है, रेडिएशन निकलता रहता है, उनसे खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से वो पकाते हैं। तो उसमें जो है वो यंत्र जो है उसमें से रेडिएशन निकल रहा है, उसके थ्रू उस खाद्य पदार्थ को पका रहे हैं। ठीक है, होटल वगैरह में ज़्यादातर इन सब विधियों का प्रयोग किया जाता है।
इसमें ये माइक्रोवेव विधि हो गई जिसमें इलेक्ट्रिक रेडिएशन का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है सोलर। सोलर के माध्यम से भी आप खाद्य पदार्थ पका रहे हैं, सोलर कुकर इत्यादि हो गया। ये सब विधियों से आप खाद्य पदार्थ को पकाते हैं, वो सोलर विधि हो गई। अगला है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी खाद्य पदार्थ को उछाल करके पका रहे हो, मार्केट इत्यादि में आप लोग देखते होंगे चाउमीन वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसे उछालते रहते हैं, ठीक है, टॉस की तरह उसको उछालते रहते हैं। तो वो क्या होता है, उसे सॉर्टिंग के नाम से जाना जाता है, जब किसी खाद्य पदार्थ को उछाल करके पकाया जाता है। आपको नहीं उछलना है, खाद्य पदार्थ को उछालना है, ठीक है। अगला है पोचिंग मेथड। पोचिंग मेथड क्या होता है, ये आप लोग देखे होंगे या फिर जो लोग अंडे खा रहे हैं पकाए भी होंगे। ये अगर आप लोग नहीं देखें तो इसको देखिएगा मोबाइल में आप लोग जो है। पोचिंग जो मेथड होता है ये अंडे के पकाने की एक विधि है। इसमें क्या होता है कि हम गर्म पानी में अंडे को फोड़ के डाल देते हैं और इस प्रकार से इसको पकाते हैं जिससे इसका जो सफ़ेद भाग है वो जम जाता है और जो अंदर पीला भाग लिक्विड है वो क्या होता है, वो नहीं जमता है, सिर्फ सफ़ेद भाग जमता है, पीला भाग नहीं जमता है। तो ये हो गया इसमें पोचिंग मेथड। खाद्य पदार्थों को पकाने की वसा, जल, वाष्प और वायु चारों प्रमुख विधियों के अंतर्गत जो विधियां थी उन सबको भी हमने बताया और उसके साथ साथ जो अन्य विधियां हैं ब्रेजिंग, माइक्रोवेव, सोलर, सॉर्टिंग और पोचिंग, इन सबको भी हमने बता दिया है। किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है आप लोग को, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास में आई होप आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लगी होगी, आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। कोई भी स्टूडेंट अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा और आपकी क्लास जो है शाम को 7 बजे शुरुआत होती है और शाम को 7 बजे कंटिन्यूटी आप क्लास में बनाए रख सकते हैं। आपके क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप के चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास को हम ये पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।